नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पुत्र गोविंद स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे ये दूसरे ब्लॉग में, जिसको हम लोग सुबह सुबह शूट कर रहे हैं। और आज हमारे साथी मित्र हैं और हमारे बड़े हृदय के करीब और मेरे बड़े पसंदीदा मित्रों में से एक हैं महेंद्र भैया। महादेव महेंद्र भाई, आपको सुबह सुबह उठा करके यहाँ लाया, इसके लिए मैं बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं दोस्त, छुट्टी का समय आप नहीं लाने वाले थे। मैं कल रात जब आपके गले लिपट के रोया हूँ रात 9 बजे हवेलिया पे चाय पीते समय कि मित्र मुझे घर से बाहर निकालो, इस कड़ाके की ठंड में मुझे बाहर निकालो, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं दुनिया देखने आया तो यहाँ कोहरा दिख गया। हाँ, तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये है कि हमारा पुराना बनारस और नए बनारस में कितना फर्क आया है। लाइक फूडिंग और लाइक आपका जब ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते हैं तो गलियों में और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी विध्वंसक बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ तार्किक बातों पे बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करी जाए? तो अगर ये जैसे ये टॉपिक उठा तो मेरे दिमाग में इसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं कि मुझे मेरा पुराना बनारस याद आ गया कि जहाँ हम बचपन में अपने माँ के साथ या इंटर के बाद 10+2 के बाद से जब हम साइकिल से मतलब बनारस में एकदम बेधड़क घूमते थे, और आज हालत ये है कि हम पैदल भी निकलते हैं तो डर लगता है कि ट्रैफिक मिलेगा, हाँ, किधर से जाना है, किधर से और क्राउड का तो पूछिए मत भाई साहब। और खान पान की व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई कि मैं ढूंढता हूँ कि कायदे से मेरी कचौड़ी और जलेबी की दुकान मिल जाए, लेकिन वो गिने चुने हो गए। हम लोग सुबह सुबह घाट पे जब आते थे, मुझे याद है कि घाट पे आते थे तो बिट्टू बॉस का कचौड़ी एकदम बड़ा फेमस मैदागिन पे लगाते थे। बिट्टू बॉस की कचौड़ी और बाकायदे मतलब सब्जी और कचौड़ी और अच्छा, कचौड़ी एक ही हाथ में आप दोनों रख के खाना है। पलास के पत्ता और पुरवा रहता था, उसमें सब्जी, और वो फिर बकायदे उसको खाना होता था, बड़ा मजा आता था। और उसमें पुरवे का जो टेस्ट सौंधीपन। लेकिन अब क्या देखिए, टेबल सजा के दुकानें, मतलब कचौड़ी सब्जी के नाम पे, पूड़ी कचौड़ी के नाम पे बहुत दुकानें हैं, टेबल है, सब कुछ है। हाँ, लेकिन वो स्वाद जो आप ऐसे खा लेते, वो जूठा भी नहीं होता था ना। अब तो क्या है कि प्लेट है, प्लेट धुल दिया, साफ हो गया, लेकिन वो धुला हुआ प्लेट भी उतना यूनिकनेस नहीं दे पाता जितना वो पुरवा रहता था जिसमें सब्जी होती थी। और पलास का पत्ता तो कुछ लोग नाम भी नहीं समझते होंगे। उसका वैज्ञानिक तत्व भी है। हाँ, पलास के पत्ते पे जैसे आप कोई चीज गर्म खाएंगे तो उसके पत्ते गर्मी की एक टेम्परेचर की वजह से एक कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसा रिलीज करते हैं जो कि हमारे डाइजेशन से लेके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है पलास। और उस टाइम पे चलता था और अब ये खत्म हो गया है। दूसरा और भी चीजें हैं जो बदलाव में आई हैं। बिल्कुल, जो जेनजीज हैं, जो इस टाइम के जेनजीज हैं, वो उन लोगों ने बदला है इसको। जैसे कि आप देखेंगे कि होटल्स का चलन बढ़ गया और जो स्ट्रीट फूड्स थोड़े से कम हुए हैं इस मामले में। जैसे वेरिएंट्स ऑफ स्ट्रीट फूड की मैं बात करूँ, जैसे वैरायटी में क्या है, आप अगर 80 की तरफ आ जाइए या आप गोदौलिया की तरफ आ जाइए तो आपको पूड़ी कचौड़ी न मिल करके डोसा, इडली, उत्पम, ये सारी चीजें मिलने लगी। इवन सुबह सुबह एग रोल भी मिल जाता है। चलिए, एग रोल नहीं, बनारस धार्मिक नगरी है, एग रोल नहीं मैं कहता हूँ, स्प्रिंग रोल आम बात है। सुबह मॉर्निंग में मिल रहा है, मोमोज, बताइए, सुबह सुबह। और ये लोग पप्पू की चाय यहीं 80 पे, पप्पू की अड़ी पे, सिर्फ विद्वान जन जिसको मैं कहता हूँ, जिसमें मिनेरियल्स आते हैं और हमसे पहले की जो जनरेशन है, और बीएचयू के बड़े सम्मानित प्रोफेसर साहब हैं, नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर रामाज्ञा शशिधर सर। अच्छा, वो अपनी टीम लेके बैठते हैं, हिंदी के बड़े अच्छे प्रोफेसर, और 80 विद्वानों की एक बैठकी का अड्डा है। बिल्कुल। लेकिन मैं देखता हूँ कि पहले वाला 80 और अब वाले 80 में अब बहुत अंतर है। अरे, यही जो दिख रहा है कैमरा, इसके ठीक पीछे भाई साहब एकदम गड्ढा हुआ करता था, और आज यहाँ हम ऐसे चलेंगे तो 1 इंच भी पैर नीचे नहीं रखना। सीरियसली। तो ये बहुत गड्ढा हुआ करता था। अच्छा, इसके बाद और क्या डेवलपमेंट, ये मतलब ये जो बगलिया में भैया भैंसिया इसे बनाती थी, ये कब से? हाँ, बाईं तरफ इधर भैंस बंधा, जहाँ हम लोग बैठे खुद यहाँ भैंस बंधा, और बीएचयू का मेडिकल कचरा भैल, और कभी कभी नगवा बस्ती का, इधर का पूरा जो 80 का और उधर वाला क्षेत्र है, उधर का कूड़ा कचरा भी यहाँ फेंका, यहीं पे आता था। तो मोदी जी जब आए भाई, फरसा चले ले ना भैया, फावड़ा चलाया यहाँ से 50 मीटर ऊपर फावड़ा चलाया, और क्रेडिट तो दूंगा मैं उनको। बात यहाँ राजनीतिक नहीं है,
लेकिन इस घाट के सुंदरीकरण में उनका रोल रहा है, प्रधानमंत्री जी का रोल रहा है। बहुत बढ़िया। ये घाट हो गया, नमो घाट हो गया, इसको कमर्शियलाइज भी किया। नमो घाट को पूरी तरीके से कमर्शियलाइज कर दिए, और ये घाट अभी कमर्शियलाइज नहीं हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट में अगर देखा जाए, टूरिज्म में बढ़ावा देने की बात करी जाए तो ये उन्होंने किया है। इस घाट की एक अच्छी बात यह है गोविंद भाई कि यहाँ ये जो सुबह सुबह घाट वो होता है, सुबह बनारस कार्यक्रम, आरती और आप ये सब। देखिए पहले माँ गंगा की आरती हो गई, उसके बाद से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें क्लासिकल सिंगर, चाहे वो बनारस के ही हों चाहे बाहर ही, हम लोग सुने हैं आधे घंटे 40 मिनट से ज्यादा सुने हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें हम कहीं ना कहीं अपने धरोहर को बचा के रख रहे हैं। हाँ। आज की इस जनरेशन में जहाँ युवा पीढ़ी भाग रही है, वो भटक रही है, हाँ, लेकिन एक ऐसी पीढ़ी भी है जो मंच साझा हाँ। कर रही है, अपने आप को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, सजो रही है चीज़ों को। और यहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट कितना सटीक है कि मतलब आपको जो आरती है वो समय से पहले भी शुरू नहीं करना है, और समय होते होते खत्म भी करना है, नहीं तो लाइट बंद कर दी जाएगी। लाइट ऑफ हो गई, आरती जैसे ही समाप्त, लाइट बंद कर दी जाएगी, 10 सेकंड ऑफ। हम लोग को लगा ये क्या हुआ भाई, और तो ऊपर से समय का बड़ा, हाँ, समय का बड़ा अपना रोल रहा है। अभी भैया हम लोग बैठे थे यहीं पे ये मैदागिन पे, चाय का दुकान रहा, वहाँ पे बैठे थे, तो वहाँ पे एक मतलब बड़ा साधु टाइप का आदमी इलन, तो वो बड़ा बढ़िया टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता कि तू लोग का जनबा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होता है गुरु महाभारत के समय में। तो हमने पूछा भाई कैसे, तो कहें कि युद्ध का समय होता है कि सही समय पे बंद करे के रल, यहाँ पे सर्वा चालू हो जाता, खत्म नहीं होता, तो वो संध्या काल में समाप्त करना है उसको। तो वो एक कहानी सुनाए हम लोगों को कि दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। ये तब की घटना है कि 18वें दिन का युद्ध खत्म हो रहा था, 18वां दिन था, सुबह का समय था, जब भीम ने उसका जंघा तोड़ दिया था दुर्योधन का, और जंघा टूटने के बाद दुर्योधन लेटा हुआ है, तो कृष्ण जी उधर ही से गुजर रहे थे, और सब ढोल नगाड़े और ये सब बंद हो चुके थे, शंखनाद बंद हो चुका था, तलवार की टंटनाहट बंद हो चुकी थी, और कृष्ण जी अपना देख रहे थे कि लाशों से पटी हुई धरती है, पूरा मतलब हाथियों के लाश हैं और मिट्टी खून से सनी हुई है। तो अब इनका हृदय द्रवित हुआ, तो ये पूरा टहल रहे थे, टहलते हुए अचानक ये दुर्योधन के पास जाते हैं। अब दुर्योधन बकायदे भरा पड़ा अंदर से एकदम कि हम फाड़ देते, चीर देते, ये कर देते, आपने छल नहीं किया होता तो धर्म से युद्ध करना चाहिए था। 1000 लांछन लगाया कृष्ण जी पर। तो कृष्ण जी मुस्कुराए, और वो मतलब इस तरीके से नहीं मुस्कुराए कि उसके ऊपर वो हंस रहे हैं, बल्कि वो उसकी बेवकूफ़ी पे मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके बोले कि तुमको सही जो कैरेक्टर है वो चुनना ही नहीं आया, तुम अपने बड़बोलेपन में चले गए। तो वो पूछा कि कैसे, क्या तुम्हारे पास एक योद्धा था जिसको तुमने चुना ही नहीं। अच्छा। तो वो पूछे कि भैया कौन सा, तो बताया कि अश्वत्थामा नाम का एक योद्धा था, जिसके अंदर रुद्र की शक्ति थी, जो शिव के कुछ अंश थे, क्रोध का और युद्ध कौशल का अंश था उनके अंदर, अश्वत्थामा के अंदर। अगर तुम जैसे तुमने पहले दिन में चुना, क्या एक पहले दिन से 10वें दिन तक के लिए तुमने चुना भीष्म पितामह को, जो ये 5 पांडव थे उनको बड़ा पसंद करते थे, बड़े प्रिय थे उनके पितामह जी को। और पितामह भी नहीं चाहते थे कि पांडवों में से कोई भी एक मरे, और तुमने 10 दिन का युद्ध खत्म करवा दिया केवल उनके भरोसे। दूसरे पे जब 11वां से 15वां दिन आया, तो तुमको चुनना चाहिए था जिसको, उसको छोड़ करके तुमने द्रोणाचार्य को चुना, जो कि गुरुकुल की परंपरा को निभा रहे थे। अपने शिष्यों को कैसे मारते नहीं मार सकते थे। फिर 16वां दिन हुआ जब द्रोणाचार्य धरती पे गिरे, तब भी तुमको, जब तुम्हें पता था कि अश्वत्थामा पूरी तरीके से रुद्र बन चुके हैं, एकदम पागल हो गए पिता की हत्या के बाद, तो तुमने फिर उनको नहीं चुना, तुम मित्रवत प्रेम में चले गए, और तुम लेकर के आए कर्ण को। कर्ण क्या था, पहले से दानवीर था, जो कि एक दान के अपने वरदान दे करके फंस चुका था, कि वो अपने उनको बता चुका था, जब जानते थे कि कुंती को उसने वचन दे दिया है कि 4 को नहीं मारेंगे, एक ही को मारेंगे। तो तुमको समझना चाहिए था कि वो वचन का कितना प्रबद्ध आदमी है। तुमको जिसको चुनना चाहिए था उसे नहीं चुना, और आज जब तुम इसको चुन ले रहे हो, आज 18वां दिन है, तुम्हारी जंगा तोड़ी जा चुकी है, सब युद्ध समाप्त हो गया, तब तुम अश्वत्थामा को तुम बना रहे हो सेनापति। देखो क्या होता है
और एक्चुअल में 18वें दिन पे इनकी अछौड़ी सेना कृष्ण जी की जो थी, इतने लोगों को मारा, वो उतना अछौड़ी सेना भी नहीं मारी। जो भीष्म पितामह जिसके आड़ में मारे गए, क्या नाम था उनका, शिखंडी को मारा, पांडव के जितने पुत्र थे उनको मारा, अर्जुन के पत्नी के गर्भ में पल रहे पुत्र को जब मारा तो रात हो चुकी थी, शाम का समय हो गया था। उसके बाद कृष्ण ने उनकी मणि छीन ली, इसलिए छीन ली क्योंकि तुमने युद्ध परंपरा का हनन किया है। तब जाकर के दुर्योधन को पता चला कि यार असल में पहले दिन अश्वत्थामा लाना चाहिए था। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का कमी था उसके अंदर। अगर वो मैनेज कर पाता सही तरीके से तो शायद महाभारत का कुछ और रहता। और जो लोग जीतते हैं कहानी वही लिखते हैं। बहुत सारी बकबकों के बाद कहानी को और ये इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं। पॉडकास्ट नहीं था ये ब्लॉग टाइप में था। हाँ, ये बातचीत भी है, इसको हाँ, हम दुनिया के सामने ला रहे हैं। हाँ, ये गलचाऊ टाइप का है। हम बैठते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगले दिन पे किसी और के साथ, क्योंकि इनका विद्यालय खुल जाएगा तो ये खाली नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, मास्टर संडे के दिन छुट्टी पे होता है। आजकल SIR की वजह से बिजी है। अच्छा, आजकल SIR चल रहा है, अभी भी चल रहा है SIR? खतरनाक। अब तो नोटिस आ रही है ना। अच्छा, नोटिस मेरे घर भी आएगी? हाँ। अरे वाह। अगर आपने अपना मैपिंग नहीं कराया होगा तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ के BLO साहब आए ही नहीं हमारे इधर। क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली नहीं, वो गांव वाले पे चला गया हो सकता है, गांव वाले पे गए होंगे। अब पिताजी से पूछना करना चाहिए था। मैं अभी पिताजी को फोन करूंगा तुरंत। थैंक यू। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।